नमस्कार, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ वन सेवा 2020 संयुक्त परीक्षा के अंतर्गत विज्ञान टॉपिक फिजिक्स का। फिजिक्स में हम 2017 में एसीएफ जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका विश्लेषण करने वाले हैं और उस विश्लेषण में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग के साथ हम आपको सारगर्भित तरीक़ा से बताते हुए आगे बढ़ेंगे। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और साथ ही साथ आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और आगे आपके भविष्य में काम जरूर आएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। प्रकाश 3 विभिन्न माध्यमों से नीचे दिए गए चित्र के अनुसार गुजरता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 3 ऐसे स्तर है जहाँ पे प्रकाश जो है वहाँ से गुजर रही है। कुछ ऑप्शन दिए हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला जो ऑप्शन है आपके पास, माध्यम 1 का अपवर्तनांक न्यूनतम है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक उच्चतम है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 3 के अपवर्तनांक की तुलना में कम है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 3 के अपवर्तनांक की तुलना में कम है, या उपरोक्त में से समस्त कथन क्या है, सत्य है। तो आप देखे होंगे स्क्रीन पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से समझना, आपके आगे जो एसीएफ है उसमें भी आपको काम आने वाला है, ठीक है। अब आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। यहाँ से इस प्रकार से ऐसा, फिर आपको मिलेगा ये इस प्रकार से, फिर ये इस प्रकार से हटते हुए यहाँ चला गया और ये माध्यम 1 हो गया, माध्यम 2 हो गया और माध्यम 3 हो गया। तो पहला देखो, आपको इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि किसका किसका अपवर्तनांक कितना कितना होता है। जैसे मैं वायु की बात करूं तो वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 माना जाता है और जल का अपवर्तनांक जो है 1.33 माना जाता है और कांच का अपवर्तनांक जो है 1.5 माना जाता है और हीरा की बात करें तो 2.42 के आसपास इस प्रकार से माना जाता है। अब जो है ये किस नियम को फॉलो कर रहा है उसको आपको ध्यान देना है। ये किस नियम को देख रहा है, देखो ये जो है प्रकाश जो है इस प्रकार से सीधी रेखा में आ रही है ना। यहाँ पे क्या है, अभिलंब है। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम की बात करें तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी सीधी रेखा में गुजरती हुई आगे बढ़ती है या जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मतलब उसके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। ये उसकी परिभाषा हो गया। दूसरी तरीका से देखें तो यदि कोई प्रकाश किरण जब विरल से सघन में प्रवेश करता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक के चलता है, की ओर झुक कर चलता है। अब यही जो है सघन से विरल में प्रवेश करे तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाता है ना। तो यहाँ पे आपको उसी को ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखो सघन और ये विरल। आप बताइए मुझे, ये इसको मत लीजिए, ये दोनों को देखिए कि विरल कौन सा है और सघन कौन सा। सीधी सी बात है, ये क्या है आपके सघन है, इसकी अपेक्षा ये विरल है कि नहीं। दोनों की बात करें तो अब इस दोनों की बात करें जल और कांच का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सघन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो अब देखिए, विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक के चलता है, सघन से विरल में जाता है मतलब अभिलंब से दूर। तो सीधी सी बात है, यदि वो सघन जिसकी अपवर्तनांक ज़्यादा हो वो सघन उसकी ज़्यादा होता है और जिसके अपवर्तनांक कम होता है वो क्या होता है, उसका जो है विरल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही है और यहाँ देखो ये अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक के चल रहा है। जैसे वो तीसरे
माध्यम में प्रवेश करता है, अभिलंब से फिर दूर हट जाती है। मतलब देखा जाए तो इसकी अपेक्षा और इसकी अपेक्षा इसकी जो अपवर्तनांक है वो अधिक है, तभी तो इसमें झुक के चल रहा है। चाहे आप उल्टा भी चाह के देखिए, यहाँ से जाइए अभिलंब की ओर झुक के चल रहा है, फिर यहाँ से अभिलंब से दूर हट रहा है। मतलब इसकी सापेक्ष और इसकी अपवर्तनांक अधिक होगा, तभी तो इसमें प्रकाश जो है झुक के चल रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन है देखो, पहला माध्यम 1 का अपवर्तनांक न्यूनतम है। अब माध्यम 1 का अपवर्तनांक न्यूनतम है ये तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पहला और तीसरे में प्रकाश जो है अभिलंब से दूर हट के चल रहा है, तो इसका भी न्यूनतम हो सकता है। मतलब पहला जो हमारे पास जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, इसमें निश्चित हो बैठ नहीं रहा है। अब दूसरा आप देखिए, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 3 के अपवर्तनांक की तुलना में कम है। अब माध्यम 2 का सीधी यहाँ पे हम पहले से पता लगा चुके हैं कि इसकी अपवर्तनांक जो है दोनों की अपेक्षा अधिक है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब दूसरे नंबर का देखिए, माध्यम 2 का अपवर्तनांक उच्चतम है, तो हमने इसके और इसकी सापेक्ष जो है इसका अपवर्तनांक अधिक निकाल के रखा हुआ है। तो ये हमारे हिसाब से अभी दूसरा जो है सही लग रहा है, मतलब सही है। तीसरा हमारा भी गलत है। चौथा देखिए, चौथा में माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 3 के अपवर्तनांक की तुलना में कम, इसको हम नहीं बोल सकते, ये बराबर होगा, क्योंकि दोनों में अभिलंब झुक के चल रहा है, सॉरी प्रकाश जो है मतलब दूर हट के चल रहा है, तो हम कम ज़्यादा नहीं बोल सकते कि इसमें माध्यम का नाम नहीं बताया गया है। यदि ये वायु होता और ये कांच होता और ये जल होता, तब मान सकते हैं कि इसकी अपेक्षा ये कम होगा, क्योंकि जल की अपवर्तनांक क्या है 1.33, वायु का कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम बता सकते थे, है ना, लेकिन यहाँ पे हम बता ही नहीं सकते ना, कैसे बता सकते हैं। अब हमारे पास देखिए जो डी नंबर का है, चौथा नंबर नहीं सॉरी हो गया, उपरोक्त समस्त कथन सत्य है, गलत है। चौथा नंबर भी हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है आपका गलत है ना, और ई नंबर भी जो है गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन 2 है वो 100% सही होगा कि दोनों के सापेक्ष अपेक्षा जो है माध्यम 2 का अपवर्तनांक बिल्कुल अधिक है, उच्चतम है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से नोट करते जाइए, आपको भविष्य में काम जरूर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। विश्लेषण करते हुए कुछ बेसिक जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने के लिए क्या शर्तें या शर्त आवश्यक है, ये आपके पास देखो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मैंने पहले ही बोला है कि मैं इसका विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ूंगा, वीडियो जरा लंबा बनेगा साथियों। यदि एसीएफ क्लियर करना है तो इसी प्रकार से डिटेल पढ़ना होगा आपको। यदि आप केवल ऑब्जेक्टिव लगाते जाएंगे, उसका बारे में समझ नहीं पाएंगे, तो बाद में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो मेरा मानना है कि आप जो डिटेल पढ़ते जाइए, उससे संबंध खोजिए, उनको क्या चीज़ है उसका विश्लेषण करिए, आराम से आपको निकल जाएगा। देखो, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के परिभाषा तो आप समझ गए। अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है क्या है, देखिए ये हमारा कुछ तल है, मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से लंब है, और ये आपका सघन माध्यम हो गया, और ये हो गया आपका विरल माध्यम। ओके, अब यहाँ से एक प्रकाश किरण सीधी जाती है इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ से ये आपतित हो रहा है, तो सीधी सी बात है सघन है, ये विरल है, तो अभिलंब से क्या होगा, ये थोड़ा क्या होगा, झुक के चलेगा इस प्रकार से, बिल्कुल झुक के चलेगा। तो ये आपतन कोण हो गया, और ये हो गया अपवर्तन कोण। तो इस परिस्थिति में यदि अभिलंब से देखें, है ना, तो यहाँ से अभिलंब से इस प्रकार से मापते हैं, तो ये अभिलंब से दूर हट के चल रहा है, तो सीधी सी बात है इनके जो कोण होगा इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब देखिए हम करते क्या है, जो आपतन कोण के मान है, अपवर्तन तो हो गया, जैसे जैसे इसके मान को बढ़ाते जाते हैं, आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते जाएंगे, तो ये क्या होता है, आप अपवर्तन कोण के मान भी क्या होता है, बढ़ते जाता है। मतलब ये इस प्रकार से
बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, मतलब अभी तो इसके मान बड़ा ही है, लेकिन आपतन कोण के मान क्या होता है, इससे बढ़ता जाता है। अब एक परिस्थिति ऐसी आती है कि अब जैसे ही आपतन कोण के मान को और बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण के मान जो है आपतन कोण के सापेक्ष या इसके हिसाब से ये 90 अंश का कोण बनाता है यहाँ से, या बोल सकते हो आप कि इस आपतन कोण के या अपवर्तित किरण के माध्यम से ये कितने अंश का बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है यहाँ इस प्रकार से। अब आपतन कोण के मान को और बढ़ाइए। अब आप देखो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब आपतन कोण के मान को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं अपवर्तन कोण के मान बढ़ता जाता है। एक विशेष परिस्थिति में इसका मान 90 अंश हो जाता है और बढ़ने नहीं लगता, रुक जाता है ना। तो इस परिस्थिति क्या बोलते हैं हम, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 90 अंश। इतना आप याद रखिएगा। अब आपतन कोण के मान को और बढ़ाया जाएगा तो ये बढ़ता नहीं है, और बढ़ने के अलावा क्या हो जाता है, ये जो प्रकाश किरण है वो उसी माध्यम में वापस लौट आता है। उसी माध्यम मतलब सघन माध्यम में लौट आता है। सघन माध्यम में क्या आता है, लौट आता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, उसका उसी माध्यम में लौट आ गया। तो ये हो गया परावर्तन हो गया। क्या हो गया उसका, परावर्तन। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वापस उसी दिशा में आ जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूरे के पूरे प्रकाश जो है 100% जो है इसमें परावर्तन होता है, 100% इसमें परावर्तन हो जाता है। तो इसके दो शर्तें हैं, सामान्यतः दो शर्तें होती हैं इनकी। क्या होती है कि प्रकाश किरण जो है सघन से विरल में प्रवेश करना चाहिए, और आपतन कोण के मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। दो शर्तें हैं इनकी कि सघन प्रकाश जो है सघन से विरल में जाना चाहिए, और जो है आपतन कोण के मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। ठीक, कुछ और है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्रांतिक कोण का मान जो है 90 अंश से अधिक होता नहीं है। देखो ये शर्तें हो गया, लेकिन सामान्यतः यदि आपको इनमें से कौन सा सही है या गलत है से प्रश्न पूछ दिया जाए तो क्रांतिक कोण का मान 90 अंश होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसमें एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि इसमें परावर्तन जो है 100% होता है, तो इसमें जो गलत है उसको चेंज आपको करना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया वो क्या दिया है, देखो प्रकाश किरण ऑप्टिकल सघन माध्यम से ऑप्टिकल विरल माध्यम में प्रवेश करता है, मतलब गमन करती है। आपतन कोण 0 अंश नहीं होता, बिल्कुल सही। आपतन कोण का मान जो है 0 अंश नहीं होता। भले आप 5, 10, 15 में रख के आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करना है आपको तो इस प्रकार से करके देख सकते हैं, 0 अंश कभी नहीं होता। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, मतलब इसमें जो ऑप्शन है पहला एवं दूसरा गलत है, पहला एवं तीसरा ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है ना, 1, 2, 3 ये हमारा सही आंसर होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस प्रकार से बनता है। ओके, तो चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन होगा आपके पास जो कि स्क्रीन पे दिखाई देगा। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का लगभग प्रास है, मतलब उसकी क्षेत्र कितनी होती है, तरंग दैर्घ्य। अब इसमें आपको तरंग दैर्घ्य आप समझना होगा। तरंग दैर्घ्य होता क्या है, तरंग दैर्घ्य जो है मैं कुछ तरंगों के लेकर के समझा। देखो अच्छे से समझना है ना तो डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास दो तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरा होता है आपका अनुदैर्घ्य तरंगे। यही होता है मेरी जानकारी के हिसाब से। अनुप्रस्थ किस प्रकार से होता है, वो इस प्रकार से होता है, और इसकी बात करें अनुदैर्घ्य की बात करें कुछ इस प्रकार से होता है।
देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं एक प्रश्न को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपको विश्लेषण चाहिए तो मैं तो वीडियो डालूंगा ही डालूंगा। हम औंधरिया जा रहे हैं जिसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, ये तो आपको पता है। देखो ये होता है श्रृंग, सॉरी ये होता है गर्त, ये होता है श्रृंग, ये होता है गर्त और ये होता है श्रृंग। अब ये जो नीचे की ओर आ रहा है वो गर्त हो गया, ऊपर की ओर है वो क्या हो गया, उसकी श्रृंग हो गया। ये इसकी आयाम है, जितने ऊंचाई तक ये कंपन कर रहा है ना, वो इसकी आयाम है। और प्रति सेकंड कंपनों की संख्या आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो गर्त है, अब ये जो गर्त है उसके कुछ बीच दूरी बचती है, ठीक है। जो श्रृंग है उनके बीच भी कुछ दूरी है जिसे हम लेमडा से दर्शाते हैं। आप समझ गए होंगे लेमडा होता क्या है। मतलब यदि अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी, या बोल सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग में दो कंपन करते हुए कणों के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, ठीक है। यहाँ पर भी इसको बोलते हैं संपीड़न, ये होता है संपीड़न, और ये जो होता है आपका विरलन होता है। तो इनमें भी जो बीच की दूरी होगी, इसको जो यहाँ पे है वो लेमडा होता है। मतलब दो संपीड़न, यदि अनुदैर्घ्य तरंग की बात करें तो दो संपीड़न और अनुप्रस्थ या दो विरलन के बीच की जो दूरी बचती है ना, उसे बोलते हैं आपका तरंग दैर्घ्य, ठीक है। सॉरी ये लेमडा नहीं, इसको ये लेमडा लिख दिया था, तरंग दैर्घ्य को लेमडा से दर्शाते हैं, है ना। तो अब हमारे पास क्या है, दृश्य प्रकाश। और प्रकाश कौन से तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, मतलब इस प्रकार से। तो इनमें जो क्या पूछा गया है, तरंग दैर्घ्य की परास कितनी है। तरंग दैर्घ्य की परास मतलब उसकी लंबाई कितनी है, क्षेत्र कितनी है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया है मैं आपके पास लिख रहा हूँ, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको हो लग सकता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे जाके आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखो यहाँ पे सभी में इतना, सभी में दिया है, देखो सभी में, लेकिन इसको दिया मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। तो जब भी आपको याद रखना है ना तो हमेशा जो है मीटर वाला याद रखिए। मीटर क्या होता है आपको पता है, 3.9 गुना 10 की घात -7 मीटर से 7.7 गुना 10 की घात -7 मीटर, ये इसकी परास है, दृश्य प्रकाश की ये परास है। तो यहाँ पे आप देखिए ये मीटर वाले तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये इसका सही है। ये मीटर की बात करें तो यदि इसी को इसी रूप में लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 7 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 अब ये 3 9, ये इस प्रकार से यदि रहता तो ये सही होता, क्योंकि -7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 लगाएंगे तभी तो इतना आ जाएगा वो, है ना। तो ये हो जाएगा इतना। अब आता है देखो डी नंबर का, देखिए डी नंबर क्या है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मतलब क्या करेंगे हम, 100 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 9 गुना 10 की घात -7 गुना 10 की घात 2, यहाँ भी करेंगे -7 गुना 10 की घात 2, तो 3.9 गुना 10 की घात -5 सेंटीमीटर से 7.7 गुना 10 की घात -5 सेंटीमीटर। यदि ये इस प्रकार से रहता तो यहाँ भी नहीं है, तो मतलब ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। अब आता है नैनोमीटर कि 0.39 से 0.77 नैनोमीटर, ये दिया हुआ है। इसको कैसे करेंगे, देखिए 3.9 गुना 10 की घात 7 मीटर है, इसमें क्या कर देंगे 10 की घात 9 क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो नैनोमीटर में चेंज हो जाएगा, तो 3.9 गुना 10 की घात क्या आ जाएगा, 2 नैनोमीटर। चूँकि हम इसको इधर दशमलव इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.039 गुना 10 की घात, ये हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तब क्या होगा, वो इतना होगा,
ठीक है, इतने नंबर में हो जाएगा। या कर सकते हो आप, जब इस प्रकार से होता है ये, इस प्रकार से 7.7 गुना 10⁻², नैनोमीटर, कुछ इस प्रकार से रहता तो नैनोमीटर में आता। मतलब ये भी हमारा क्या है, गलत है। अब आता है हमारा बी नंबर का। तो बी नंबर का देखो क्या है, इसी में देखो निकालने आना चाहिए आपको। 3.9 गुना 10⁻⁻7 किससे करेंगे हम, 10⁻6 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 3.9 गुना 10⁻, ये हो जाएगा, जुड़ेगा तो -1 हो जाएगा, से 7.7 गुना 10⁻⁻1। अब यहाँ पर देखिए 0.39 दिया हुआ है। यहाँ चाहे तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के बावजूद भी यहाँ पे कम आ रहा था। तो यहाँ इसको चेंज करो, 0.39, 10⁻, दशमलव इधर लेके आएंगे इधर, तो 1 हो जाएगा, गुना 10⁻⁻1 हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 7.7 या 0.7 गुना 7, 10⁻1 गुना 10⁻−1। देखिए ये जुड़ेगा घटेगा क्या हो जाएगा, कैंसल, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमारे पास 0.39 माइक्रोमीटर से 0.77 माइक्रोमीटर। यहाँ चाहे इसको भी आप चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 390 नैनो माइक्रोमीटर से 770 नैनो माइक्रोमीटर, इतना हो जाएगा। गुना करेंगे ना इसका, यहाँ देखिए ऐसा, इस प्रकार से 10⁻2 मतलब गुना हो जाएगा। अब हमारे पास ये वाला बचा माइक्रोमीटर, मतलब सॉरी मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को हमको किस में चेंज करना है, मान लीजिए मतलब मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, तो इसको हमको किसको चेंज करना है, ये वाले को चेंज करना है, इतने को है। तो ये हो जाएगा आपका 3.9 गुना 10⁻⁻7 गुना 10⁻4, इससे गुना करेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर भी देखो 7.7 गुना 10⁻⁻7 गुना 10⁻4 हो जाएगा। तो 3.9 गुना -7 + 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और 7.7 गुना 10⁻, ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब -3 है, यदि हमको इस रूप में लाना है, देखो इस रूप में, तो किस कैसे आ जाएगा ये, 0.0039 मिलीमीटर, ये हो जाएगा 0.0077 मिलीमीटर। इस रूप में लाना, देखो सभी इसी रूप में है। मैंने कुछ को लाने का प्रयास किया, कुछ को वैसे ही छोड़ दिया ताकि आपको समझ में आए। तो यदि मिलीमीटर में होता तो इस प्रकार से होता, यदि माइक्रोमीटर में होता तो देखो माइक्रोमीटर का मैंने कहाँ बनाया है, ये देखिए ये माइक्रोमीटर है, ये माइक्रोमीटर में इस प्रकार से होता। और उसके बाद देखिए नैनोमीटर का, अब नैनोमीटर का कुछ इस प्रकार से होता। और उसके बाद जो सेंटीमीटर है वो तो इसी प्रकार से होता। और मीटर की बात करें तो देखिए मीटर में आपका यही वाला रहेगा। तो इनमें से कौन सा आपको लगा, देखिए हमारा जो दूसरा नंबर का है वो सही है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको निकालना है। अब आपको मैं ये जो हो गया दृश्य प्रकाश का हो गया। दृश्य प्रकाश का होने के साथ साथ मैं आपको अवरक्त किरणें की बात करें, वो दृश्य किरण पूछे तो अवरक्त किरण भी पूछ सकते हैं। और एक होता है पराबैंगनी किरणें, इसकी खोज करता भी पूछ सकते हैं, इसके है हैसल और इसकी खोज करता है रीटर, ठीक है। और जो हमने जो पढ़ा था दृश्य प्रकाश के बारे में, दृश्य प्रकाश, इसकी खोज करता आपको पता होगा न्यूटन है। इसकी यदि आपको तरंग दैर्घ्य पूछ दिया जाए कभी तो 7.8 गुना 10⁻⁻7 से 10⁻−3 मीटर तक का होता है। चाहे तो हम नैनोमीटर में मैंने बदलना सिखा दिया है, मिलीमीटर में भी, माइक्रोमीटर में भी, सेंटीमीटर में भी आपको मैं निकालना सिखा दिया है। अब पराबैंगनी किरणें के देखिए रीटर की बात करें तो यहाँ पर है 10⁻⁻8 से मतलब मीटर से
10⁻⁷ मीटर तक। ये इसकी क्या है, तरंग दैर्घ्य की क्या है, परास है। तो दोनों तीनों को याद रखना है। अब चलिए हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य के द्वारा चुंबकीय तूफान के समय चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जन को निम्न में से किसके द्वारा जाना जाता है। ठीक है, अब सूर्य के द्वारा चुंबकीय तूफान के साथ चुंबकीय ऊर्जा उत्सर्जन को निम्न में से किससे जाना जाता है। पहला है आपका हाइड्रोजन दमक, दूसरा दिया है सौर दमक, सी दिया हुआ है चुंबकीय दमक, डी दिया है विद्युत दमक और आपके ई दिया है विद्युत चुंबकीय दमक। तो सबसे पहले आपको चुंबकीय जो तूफान होता है, चुंबकीय तूफान, इसमें नाम दिया गया है, इसमें सौर के द्वारा चुंबकीय तूफान के द्वारा जो चुंबकीय ऊर्जा, देखो पृथ्वी में एक क्या होती है, चुंबकीय अक्ष होता है, ठीक है, और सूर्य से आने वाले जो किरणें होती है, मैं सिंपल तरीका से इसको बताने का प्रयास करूंगा। सूर्य से आने वाले जो किरणें होती हैं, जो गैस आयनित होता है, मतलब इसमें से चुंबकीय हवा या आयनित गैस, यहाँ पे चुंबकीय जो पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष है, भूचुंबकत्व है, उसको क्या करता है, संपीड़ित करता है। मतलब इसमें क्या जाता है, हलचल पैदा करता है, जिससे क्या उत्पन्न होती है, चुंबकीय तूफान उत्पन्न होती है। चुंबकीय तूफान, जिसे क्या बोला जाता है, सौर तूफान भी कहा जाता है। तो इसमें जो दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है सौर दमक, ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। इसमें छोटे से जानकारी दूंगा, विशेष जानकारी नहीं है इसका। और अब आता है 35 नंबर का क्वेश्चन, या नेक्स्ट है, रेटिना पर सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए फोकल लेंथ के परिवर्तन को निम्न में से क्या कहते हैं। पहला है समायोजन, बी नंबर है छिद्र, सी नंबर है रेटिना कंट्रोल, डी नंबर है शटर और ई नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको समझना है, ठीक है, देखो कोई भी प्रतिबिंब जो बनता है, कोई भी वस्तु जो है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपके रेटिना पर बनता है ना। स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। सामान्य अवस्था की बात करें, सामान्य जैसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर तक की होती है। चाहे वो दूर के वस्तु को देखे या निकट के वस्तु को देखे, यदि परिस्थिति सामान्य है, दूर की वस्तु के आने से यदि उसका स्पष्ट प्रतिबिंब या उसका जो प्रतिबिंब जो है सीधा डायरेक्ट जो है प्रतिबिंब पर बने, रेटिना पर बनता है, तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। और इसमें जो आँख जो है उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, आँख की जो मांसपेशी होती है उसे तकलीफ होने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब उसमें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई जोर देने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। फिर से समझिए, यदि सामान्य अवस्था हो और दूर की वस्तु को किसी सामान्य आँखों से देखा जाए तो ये स्पष्ट यदि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो उसे देखने में या ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय उसकी फोकस दूरी अधिकतम होती है, सबसे अधिकतम होती है। फोकस दूरी क्या होती है, सबसे अधिकतम होती है, ठीक है। लेकिन यदि निकट के वस्तु को देखा जाए तो मांसपेशी जो है सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सिकुड़ जाने से मतलब नज़दीक की वस्तु को देखा जा रहा है तो उस समय मांसपेशी सिकुड़ जाता है और उसका स्पष्ट प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। क्या बनता है? स्पष्ट प्रतिबिंब। दूर की वस्तु का आ रहा है, रेटिना पर बन रहा है, कोई जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है और उस समय उसकी फोकस दूरी सबसे अधिकतम होती है। निकट के वस्तु को जब देखा जाता है तो मांसपेशी सिकुड़ जाती है, फोकस दूरी भी उस समय कम हो जाती है, लेकिन उस समय भी रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो क्रिया हो रही है जिसमें
मांसपेशी कम, फोकस दूरी कम हो रही है। इस क्षमता को या इस जो कार्य किया जा रहा है उसको समंजन क्षमता कहते हैं। तो इसमें समायोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? समायोजन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास अ है वो क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कैथोड किरणें के गुण नहीं है। देखो पहला है कैथोड की किरणें आदर्शनीय है, सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद है हमारे पास कैथोड किरणें गैसों को आयनित कर देती है या आयनित कर सकती है। डी नंबर है यह किरणें जिस पदार्थ पर पड़ती है उसे ठंडा कर देती है। सी नंबर है, शायद बोलना नहीं था, यह किरणें पतले धातु को पत्रों को भेद सकती है। ई नंबर है कैथोड किरणें में गतिज ऊर्जा होती है। देखो कोई भी कैथोड किरणें जो होती हैं इस प्रकार से, यदि यहाँ पे कुछ कैथोड रख दिया जाए तो इसमें निकलने वाले जो किरणें होती है कुछ इस प्रकार से एनोड की ओर पहुँचती है। मतलब सीधी सी बात है, कैथोड क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्योंकि यहाँ पे यदि विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो इससे क्या होता है? ये विक्षेपित होता है। और इसके मध्य यदि कोई पतले धातु रख दिया जाए तो इसको आर पार करके आगे निकल जाती है। मतलब सीधी सी बात है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। अब एक इसमें के मार्ग में जितने भी वस्तु आ जाती है उसको गर्म कर देती है, ठंडा नहीं करती, गर्म करती है। मतलब इसमें गतिज ऊर्जा है, सीधी रेखा में चल रही है। और मुख्य बात है ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है उस समय। इसमें जो फोटोग्राफिक जो प्लेट होती है उसे भी ये प्रभावित करती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है, यह किरणें जिस पदार्थ पर पड़ती है उसे ठंडा कर देती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो गलत है। तो फिर से समझिए, कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है, सीधी रेखा में चलती है, मार्ग में अपने मार्ग में आने वाले जितने पदार्थ उसको गर्म कर देती है, पतले धातु की पत्र रखा जाए तो उसको भेद सकती है, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में विस्थेपित होती है, फोटोग्राफी प्लेट को ये प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से इसके क्या है, कुछ गुण हैं जिसमें जो डी नंबर ऑप्शन है ठंडा कर देती है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है, एक शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? शक्तिशाली चुंबक, देखिए ध्यान से समझिएगा। शक्ति चुंबक की बात करते हैं हम, तो इसमें आप सबसे ध्यान देना है कि शक्तिशाली चुंबक एक तो होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक में मैग्नेटाइट जिसकी फार्मूला होता है Fe3O4 है ना, जो कृत्रिम चुंबक से कम के पावर वाला होता है। कृत्रिम चुंबक में आप देखेंगे एक होता है नर्म लोहा, नर्म लोहा, और दूसरा होता है स्टील। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबक से ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम स्थायी चुंबक की बात, स्थायी चुंबक किसे कहते हैं? जिसकी धारणशीलता अधिक हो, जिसकी निग्राहिता अधिक हो, जिसे पीटने या गर्म करने पर अपने चुंबकत्व न खो, जिसकी चुंबकत्व अधिक समय तक रहे, कमरे के ताप पर उसका चुंबकत्व बना रहे, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि शक्तिशाली चुंबक को रख दिया जाए तो उसके प्रभाव में ना आए। मतलब अधिक समय तक अपने चुंबकत्व बनाए रखना और अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, ये इसके क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं मतलब शक्तिशाली चुंबक के। तो शक्तिशाली चुंबक जो है दो ऐसे बनाया जाता है, एक तो नर्म लोहा से भी, अब स्टील से भी। स्टील एक मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? आपको पता होगा कि कोई समांगी धातु का समांगी मिश्रण होता है जिसे मिश्र धातु कहा जाता है। तो नर्म लोहे और स्टील, लोहा मतलब
इससे भी चुंबक बनाया जाता है और इससे भी चुंबक बनाया जाता है, तो सबसे बेटर कौन सा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, नर्म लोहे की धारणशीलता अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, धारणशीलता अधिक होती है, लेकिन स्टील की धारणशीलता कम होती है। नर्म लोहे की धारणशीलता अधिक होती है, स्टील की धारणशीलता कम होती है। नर्म लोहे की निग्राहिता कम होती है और स्टील की धारणशीलता कम होती है। सॉरी, निग्राहिता अधिक होती है। धारणशीलता का मतलब होता है अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, और निग्राहिता का मतलब होता है अधिक समय तक चुंबकत्व बनाए रखना। अब देखिए, दोनों में आप खुद समझ जाएंगे। अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो कर सकता है, लेकिन अधिक समय तक चुंबकत्व बनाए रखने में ये जो नर्म लोहा है सक्षम नहीं है। स्टील जो मिश्र धातु है, धारणशीलता कम है, मतलब अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, लेकिन अधिक समय तक चुंबकत्व बनाए रखना इसके पॉलिसी में है, ये कर सकता है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? शक्तिशाली चुंबक या स्थायी चुंबक। किसकी बारे में बात करें हम? स्थायी चुंबक की बात करें ना। प्रश्न तो यही है हमारे पास कि एक शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो शक्तिशाली चुंबक किसे कहा जाएगा? शक्तिशाली चुंबक किसे कहा जाएगा? जिसकी निग्राहिता अधिक हो, उसी को कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन में दिया है एक, क्या दिया है ऑप्शन में? अल्निको। पहला दिया है अल्निको, उसके बाद दिया है आपका एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, फेराइट्स और लोहा। इतना दिया है, अली होती है ना। तो अल्निको इसका आंसर होगा। तो अल्निको में क्या क्या मिल रहा था? देखो, इसी में नाम है। अल मतलब होता है एल्यूमिनियम, नी मतलब होता है निकिल, को मतलब होता है कोबाल्ट। इसमें आप जो है अब डाल सकते हो लोहा, आयरन भी डाल सकते, आयरन भी होता है और कार्बन भी होता है। ठीक है। एक होता है आपका, बता देता हूं मैं, एक होता है टिकोनल। इसका इसी प्रकार से है टिकोनल, जिसमें टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकिल और एक होता है एल्यूमिनियम। टिकोनल, ये इसके मिश्रण होते हैं। और अल्निको में ये मिश्रण होते हैं, कभी कभी मिश्रण पूछ देते हैं। और स्टील किसका होता है? लोहा प्लस कार्बन का होता है स्टील, क्योंकि अधिक मतलब स्थायी चुंबक और शक्तिशाली चुंबक बनाने में काम आता है। नर्म लोहे का ही बना जाता है, लेकिन नर्म लोहे की अपेक्षा स्टील का जो स्थायी चुंबक होता है, शक्तिशाली चुंबक होता है, वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, चलते हैं। देखो, आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर एक विद्युत धारा बहती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसा। और बोलता है कि पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर मतलब क्या हो जाएगा? वो नीचे की ओर। इस प्रकार से ये पृष्ठ है, इस प्रकार से पृष्ठ है और इसके अंदर की ओर मतलब नीचे की ओर क्या बह रही है? विद्युत धारा बह रही है, इस प्रकार से। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, वो आपको ज्ञात करना है। तो साथियों, मैं एक और बना देता हूँ यहाँ पे, फिर समझ में आ जाएगा आपको।
हम इसको 2 से 3 तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। 2 से 3 विधि आपको बताएंगे जो हो सकता है आपके भविष्य में काम आ जाए और एसीएफ में भी काम आ जाए। मैक्सवेल के कार का पेच का नियम, दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का हथेली नियम, ये हम देखें। का पहला देखते हैं, तो चलिए पहले देखते हैं मैक्सवेल का कार का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणावर्त का कारक नियम, ये देख लेते हैं, है ना। तो इसमें कहता है कि जैसे मेरे पास ये हमारे पास एक है इस प्रकार से, देखिए विद्युत जो है, विद्युत धारा जो है इस दिशा में बह रही। चलिए ये विद्युत धारा की दिशा है ये वाला, और हमको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करनी है। ये कार का है, कार का मतलब पेंच है। हम क्या करेंगे, ये अंगूठे पकड़ेंगे इस प्रकार से, इसको घुमाएंगे, ये देखिए। अब ये जो घुमाएंगे ऊपर की तरफ चढ़ना चाहिए, मतलब हम कार का जो होता है नट लगाते हैं ना, ऊपर चढ़ता जाता है इस प्रकार से। अब मुझे बताइए जो ये धारा की दिशा हो गई ना, हम धारा का दिशा की ओर लगाते हुए जाएंगे, इस प्रकार से ऊपर जाएगा वो। तो अंगूठी किस दिशा में घूम रहा है, अंगूठी की दिशा को देखिए। अंगूठा घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है, धारा इधर है, हम पेंच को उधर ही घुमा रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे हैं। तो हमारे जो अंगूठा है वो किस दिशा में घूम रही है, देखिए अंगूठे किस दिशा में घूम रही है, घड़ी के विपरीत दिशा में। मतलब यदि धारा कुछ इस प्रकार से हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, वामावर्त हो जाएगी, वामावर्त। ठीक है। अब इसके उल्टा देख लो, अब मैं क्या करूंगा, इस प्रकार से करूंगा, ये नीचे की ओर। अब मैं इसको क्या कैसे घुमाऊंगा, उल्टा घुमाऊंगा, मतलब ये जो है नीचे की ओर जाएगी, मतलब ये जो है कैसे होगी, नीचे की ओर आएगी, ऐसा ऐसा, या इस प्रकार से घुमा सकता हूँ, नीचे की ओर आएगी। ये देखिए अब ये नीचे की ओर आएगी। अब नीचे की ओर आएगी तो मेरे अंगूठे की दिशा कैसा घूम रहा है, देखिए इस प्रकार से घूम रहा है, ऐसा, मतलब घड़ी की दिशा, मतलब ये क्या हो जाएगी, आपकी दक्षिणावर्त हो जाएगा। और समझा रहा हूँ आपको। एक होता है ये दूसरा, अब दूसरा देखते हैं। दाएं हाथ का नियम, क्या देखते हैं, दाएं हाथ का नियम। इसी में समझिए, इसी में समझते हैं। हमको दाएं हाथ से चालक को इस प्रकार से पकड़ना है, इस प्रकार से, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि अंगूठा इस प्रकार से हो, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा होना चाहिए, मतलब विद्युत धारा की ओर होना चाहिए अंगूठा। ये विद्युत धारा हो गया, ठीक है, ये विद्युत। अब उंगली, हमारे हाथ की उंगली किधर मुड़ रही है, ये देखिए इधर मुड़ रही है, मतलब इसको देखा जाए तो यहाँ से इस दिशा में घूम रही है, इस दिशा में, ऐसा, इस दिशा में ऐसा घूम रही है। मतलब अंगूठा यदि धारा के दिशा को बताए, धारा को बताता है, तो उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये उल्टा हो रहा है, मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार से हो रहा है, देखो इधर मुड़ रही है, मतलब ये वामावर्त हो गया। क्या हो गया, वामावर्त। यहाँ भी आपको वामावर्त ही दिख रहा है ना, इस प्रकार से। अब इसी को ऐसा रखिए, इधर उल्टा, तो अब देखिए उंगली किधर मुड़ रही है, ये धारा की दिशा हो गई, तो हम इस प्रकार से रखेंगे, तो किधर मुड़ रही है वो, इधर देखिए, इधर मुड़ रही है, ये देखिए, मतलब घड़ी की दिशा में। कहाँ घूम रही है, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में घूम रही है, तो ये क्या हो जाएगी, दक्षिणावर्त। दूसरा से भी सिद्ध कीजिए। अब तीसरा नंबर होता है दाएं हाथ का हथेली नियम 1। यहाँ से देखते हैं।
अब यहाँ पर भी आपको समझ आना चाहिए, ये भी दाएं हाथ से। तो यहाँ पर इससे देखिए ये क्या हो जाती है, धारा की दिशा को बताता, मतलब धारा इस प्रकार से चल रही है। तो ये अंगूठा और ये हथेली की जो उंगली है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि क्या होना चाहिए, एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, लंबवत। देखिए ये 90 अंश का मतलब डिग्री, मतलब 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा यहाँ पे। यदि ये धारा की दिशा बताता है तो ये चुंबकीय, ये जो उंगली है ना वो क्या बताता है, उस दिशा को इंगित करता है, उस बिंदु को इंगित करता है जहाँ पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हथेली के लंबवत, उंगली इस हथेली के लंबवत होती है, मतलब इस तरह से होती है, इस तरह से। ये देखिए लंबवत कहाँ हो रही है, बाहर की ओर हो रही है, लंबवत बाहर की ओर, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, इधर 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 जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वामावर्त हो जाएगा। अब इसी को मैं ऐसा रखूं तब क्या होगा, इधर होगा, अंदर की ओर होगा, या बोल सकते हो आप इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका क्या, दक्षिणावर्त। तो हमें 3 तरीका से हमने बताने का प्रयास किया है। आप देख सकते हो कि इसमें जो आंसर है, ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है इसमें, अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पृष्ठ के निचले भाग में, जो कि गलत है। पृष्ठ के शीर्ष पर, ये भी गलत है। दक्षिणावर्त हमने निकाल के दिखाया। घड़ी की दिशा के वामावर्त, वामावर्त क्या होगा, इस प्रकार से होगा। दाईं ओर, इसमें बाएं दाईं नहीं होता है ना, इसमें दक्षिणावर्त और वामावर्त होता है। तो ये भी आपको समझ में आ। जो क्वेश्चन है हमारा 39 का, ये आंकिक प्रश्न है। अब आंकिक प्रश्न आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आते हैं। यदि आंकिक प्रश्न आपको देखना है तो मेरा पिछले वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। साथियों यहाँ पर आप देखो प्रश्न है, एक घर पर, एक घर की विद्युतीय लाइन 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जोड़ा गया है। उसे 9 एम्पियर के फ्यूज तार द्वारा सुरक्षित किया गया है। समांतर क्रम में 60 वाट के अधिकतम कितने बल्बों को एक साथ जलाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, वोल्ट 220 वोल्ट, वोल्ट मतलब बताइए वोल्ट किसकी जो है क्या होता है, मात्रक होता है, विभव या विभवांतर का। तो कोई भी क्षेत्र में हम विभवांतर लगाते हैं तभी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो मतलब ये V का मान है, ठीक है। ये किसका मान हो गया, V का। और क्या होता है 9 एम्पियर, मतलब I का मान कितना है, 9 एम्पियर। अब उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, समांतर क्रम में 60 वाट की अधिकतम कितने बल्ब, 60 वाट मतलब पावर, 60 वाट शक्ति। अब हमारे पास तीनों चीज़ है, हमको निकालना के लिए कितनी मतलब बल्ब समांतर क्रम में रख के जलाया जा सकता। तो देखिए पावर दिया हुआ है यहाँ पे 60 वाट दिया हुआ है। एक पावर बराबर होता है V इंटू आई, आप जानते होंगे V इंटू आई होता है, चाहे आप निकाल के आप देख ही सकते हैं इसको। तो P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसका V बराबर 220 और एम्पियर का मान कितना है, 9 है ना। तो इस P को देखिए और इस P की, इसको मैं 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, तो यहाँ पे P को यहाँ रख सकता हूँ, या मान सकता हूँ, माना यहाँ पे माना X बल्ब जलाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे X बल्ब जब जलाया जा सकता है तो मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 60x बराबर 220 इंटू 9, ठीक है। तो x बराबर 220 गुना 9 करेंगे, ये 60 हो जाएगा, कैंसल, 2 तिया 6, 2 11 22, 3 तिरिक 9। x बराबर कितना हो जाएगा, 33 बल्ब हो जाएगा। हमारे पास 33 बल्ब जो है जलेगा, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 40वां नंबर का, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा। 220 वोल्ट पर चलने वाला एक इलेक्ट्रिक हीटर 5 मिनट में 5 लीटर पानी उबालता है।
यदि इसे 110 वोल्ट की लाइन पर चलाया जाता है तो उतनी ही मात्रा का पानी कितनी देर में उबालेगा। तो यहाँ पर आप देखिए 220 वोल्ट की बात किया जा रहा है, मतलब ये भी क्या है आपका विभवांतर होगा। उसके बाद 5 मिनट में 5 लीटर 5 मिनट, मतलब ये टाइम हो जाएगा 5 मिनट, ठीक है। अब उसके बाद देखो यदि इसे 110 वोल्ट की लाइन पर चलाया जाता है, उसे पुनः 110 वोल्ट के लाइन पर चलाया जाता है तो उतनी मात्रा का पानी कितने देर में, मतलब हमको टाइम निकालना है। यदि मैं इसको V1 इसको V2 टाइम 1 टाइम 2 दे दूँ तब क्या होगा। यहाँ पर देखो उबाल रहा है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, जल रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V² इंटू T1/R प्रतिरोध, जो कि यहाँ पे क्या होगा। उसके बाद यहाँ देखो ये V1 हो जाएगा V² T2, यहाँ पे T2 होगा, ये भी R हो जाएगा। एक फार्मूला है उसमें, एक प्रतिरोध होता है ना। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर रखेंगे तो V1 का स्क्वायर T1 और V2 का स्क्वायर T2। तो यहाँ पर देखो V1 का स्क्वायर बटे V2 का स्क्वायर हो जाएगा और T2 बटे T1 हो जाएगा। तो V1 का स्क्वायर का मान कितना है 220 गुना 220 हो जाएगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। यहाँ पे भी क्या है V2 का स्क्वायर है, तो V2 का मान कितना है 110 गुना 110 हो जाएगा बराबर T2 का मान हमको ज्ञात करना है, इसको T2 मान दिया हूँ, और T1 हमारे पास कितना है 5 मिनट है। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, और T2/5। तो T2 बटे कितना हो जाएगा 5 चौके 20 मिनट लगेंगे उतनी ही मात्रा में। यदि सीधी सीधी बात किया जाए तो डबल 110 और 220, अब ये फार्मूला कहाँ तक के लग सकता है उतनी ही मात्रा में बात की बात है। 220 है तो 5 मिनट, 110 है तो डबल, मतलब 4 गुना लग रहा है, 5 चौक 20, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है जो 20 मिनट है वो सही आंसर होगा। तो साथियों मेरा यहीं तक के पढ़ाने का उद्देश्य रहा है 10 तक। आगे हम यदि आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट एंड शेयर अवश्य करें। आगे के पार्ट्स, आगे का जितने भी बचेगा 20 क्वेश्चन उसको भी इसी प्रकार से हम समझाते जाएंगे। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स अवश्य करें। थैंक यू।